हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमने अभी तक आर्टिकल 29 और 30 पढ़ लिया है, मतलब हमने अपने सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं सिवाय एक के। वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन कौन से राइट्स पढ़े? हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये 5 तरह के राइट्स पढ़े हैं ना अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स। अब इनको एनफोर्स कैसे करवाएंगे हम वो देखेंगे। हमें पता है ना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तो फंडामेंटल राइट हो गया, एक आपका डीपीएसपी हो गया, और एक आपका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एक हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनमें से कौन सा सिर्फ एक चीज इन्फोर्सेबल है? कौन सी? आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ वो इन्फोर्सेबल है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी इन्फोर्सेबल नहीं, वो सिर्फ ड्यूटीज हैं जो कि स्टेट को फॉलो करनी है। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिटीजन्स को फॉलो करनी है, लेकिन वो भी जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, आप उनको इन्फोर्स करवाने के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 बताता है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर जो भी फंडामेंटल राइट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, अगर कोई भी राज्य, मतलब जो स्टेट आर्टिकल 12 में हमने स्टेट पढ़ा था ना, वो कोई भी अगर कोई राज्य किसी भी व्यक्ति के किसी मूलाधिकार का हनन करते हैं, ठीक है, वॉयलेट करते हैं, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, 32 क्या पावर देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के अपना राइट एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, कि मेरा ये अधिकार वॉयलेट हुआ है और मुझे इसके लिए उपचार चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा। ठीक है, अब आर्टिकल 226 में सेम पावर हाई कोर्ट को भी मिली हुई है, लेकिन हमें पता है कि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट तो है नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है सिर्फ, है ना, पार्ट 3 में। तो जो आर्टिकल 226 में जो पावर्स हाई कोर्ट को मिली है वो फंडामेंटल राइट नहीं है आपका। तो वो हाई कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट करे, ना चाहे तो ना करे, वो हाई कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 32 में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको उपचार देगा ही देगा। ठीक है, और ना वो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आप पहले ऑल्टरनेट रेमेडी देखिए, आप पहले हाई कोर्ट के पास जाइए, आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे आगे? नहीं, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो कोई भी रिट इश्यू करके आपके फंडामेंटल राइट को का वायलेशन होने से बचाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 32 क्या क्या बात करता है। सबसे पहले तो देखते हैं, ये आपका प्री में भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल किसने कहा है? हु सेड दैट आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 32 के 4 क्लॉजेस हैं। ठीक है, हम पहले वो देखते हैं। पहला क्लॉज क्या कहता है? राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं, किस लिए? कोई भी अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है, कि ताकि सुप्रीम कोर्ट आपके जो अधिकार का हनन हुआ है उसके लिए कोई उपचार प्रदान करे। ठीक है, तो वो आपका राइट कहाँ पे मिला हुआ है? क्लॉज 1, आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 खुद में ही अपने आप मतलब आपको एक फंडामेंटल राइट देता है कि आप अपने अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी वायलेशन के लिए के अगेंस्ट आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट के पास मूव कर सकते हैं। ठीक है, 32 क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या बात करता है? क्लॉज 2 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर की, कि पावर क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट की। अगर आप जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखिए मेरा ये राइट वायलेट हो गया। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपके अधिकार को बचाने के लिए गुस्सा करेगा ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है, या फिर कोई ऑर्डर पास कर सकता है, या फिर कोई भी रेट इश्यू कर सकता है। रेट 5 तरह की है, वो हम अभी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पावर, ये पूछा जाता है आपका कोई मतलब ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि किस क्लॉज में दिया। ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें पूछते हैं डायरेक्टली कि सुप्रीम कोर्ट जो रेट इशू करते हैं वो किस क्लॉज के अंदर करते हैं? तो आर्टिकल 32 क्लॉज 2। ठीक, क्लॉज 3 बात करता है पार्लियामेंट की पावर की, कि वो किसी भी और कोर्ट को एम्पावर कर सकती है। किस चीज के लिए एम्पावर करेगी? कि जो पावर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट कुछ भी ऐसे नहीं कर सकती है, बोल के नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है? लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है,
तो पार्लियामेंट कोई लॉ बना करके क्या कर सकती है, किसी भी और कोर्ट को, अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी सेशन कोर्ट को भी पावर दे सकती है, ठीक है, या फिर किसी कोई भी कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कौन सी लेवल की कौन सी रैंक की कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर देगी, किस लिए कि जो पावर यहाँ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है वही सेम पावर उस कोर्ट को देने के लिए, ठीक है, लेकिन लॉ बनाना पड़ेगा। अब क्लॉज 4 क्या बात करता है, राइट्स नॉट टू बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है, तो हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा बने रहते हैं, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाती है तो फंडामेंटल राइट तो बने ही रहते हैं। क्या खत्म सस्पेंड क्या किया जाता है, आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जाता है कि आप किसी भी मतलब चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस अधिकार को लेकर के आप नहीं जा सकते कि मेरा ये अधिकार एनफोर्स करवाइए। राइट टू एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट जो है ना वो सिर्फ आपका सस्पेंड होता है, बाकी राइट्स तो बने रहते हैं आपके, राइट टू इक्वालिटी भी बना रहता है, राइट टू फ्रीडम भी बना रहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी बना रहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बनी रहती है, आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी बना रहता है, लेकिन सस्पेंड क्या होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते हैं अपने अधिकार को क्या करने के लिए, एनफोर्स करवाने के लिए, ठीक है, तो वो सस्पेंड होता है। लेकिन और ये कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 359, जब आप 359 पढ़ेंगे तो उसमें उसकी लैंग्वेज कहती है ये कि आपका क्या उस टाइम पे सस्पेंड किया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, ये जो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में जो दिया हुआ है ना वो आपका सस्पेंड होता है, ठीक है। लेकिन 359 आपकी एक बात और कहता है, कौन कौन से राइट को एनफोर्स करवाने के लिए आप नहीं जा सकते, मतलब नहीं सस्पेंड होगा, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है आपका वो कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उसको आप हमेशा एनफोर्स करवा सकते हैं। अगर इमरजेंसी भी चल रही है ना कंट्री में तभी आप अपने आर्टिकल 20 और 21 के मतलब अगर वो वायलेट हो रहा है तो आप उसके लिए एनफोर्समेंट करवा सकते हैं जाकर के, ठीक है। और आर्टिकल 19 तो हम सबको पता है कि वो तो अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। तो बाकी के जो राइट्स हैं वो कहाँ वो बने रहते हैं, लेकिन आपका राइट टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सिर्फ सस्पेंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 32। अब ये हो गया आपका। अब देखते हैं डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट्स, तीन चीजें इशू करने का पावर है ना सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये तो डायरेक्शंस आप समझ गए, ऑर्डर्स समझ गए, रिट्स क्या है, अब वन बाय वन करके हम रिट्स को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हमारे पास 5 रिट्स हैं ओवरऑल, ठीक है। पहली रिट कौन सी, हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस क्या कहती है, टू हैव द बॉडी, ये लैटिन मतलब लैटिन टर्म है हैबियस कॉर्पस। जितनी भी रिट्स है ना वो सब क्या है, लैटिन मतलब उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो लैटिन है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में। अब हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि किसी व्यक्ति को अगर गलत तरह से डिटेन किया गया है, ठीक है, अगर उसको कहीं पर भी कस्टडी में रख दिया गया है, ठीक है, डिटेन कर लिया गया है और जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, बिना किसी कॉज के आपने किसी को अनजस्टिफाइड तरीके से क्या किया है, किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया है, तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के बिहाफ पर जाकर के, मतलब उसका कोई रिलेटिव या फिर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि एक PIL का कॉन्सेप्ट भी है ना, तो वो आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। तो क्या कोई भी व्यक्ति जाकर के एक रिट फाइल कर देगा, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में या फिर 226 में हाई कोर्ट के पास, ठीक है, कि ये व्यक्ति जो है इसका गलत तरीके से, कोई एक व्यक्ति है उसका गलत तरीके से डिटेंशन कर दिया गया है, ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन कर दिया गया है और हमें नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है या फिर उसको बाहर निकलना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जाकर के रिट इशू कर, मतलब रिट के लिए अप्लाई करेगा, हैबियस कॉर्पस रिट के लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, वो हैबियस कॉर्पस रिट इशू कर सकते हैं और जिस भी अथॉरिटी ने उस व्यक्ति को डिटेन किया है उसको तुरंत के तुरंत क्या कर सकते हैं, उनको तुरंत गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं कि अब आपको उस व्यक्ति को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू मी, आपकी जो लिबर्टी है, आपकी जो फ्रीडम है ना, मतलब आप अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी पा रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आपकी वो लिबर्टी ही छीन ली जाए तो उससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, राइट। उसी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट इशू की जाती है, ठीक है, ताकि आपको गलत तरीके से कोई अनलॉफुली आपको डिटेन ना कर सके, ठीक है।
अब इसमें एक केस आया था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये इस केस को हैबियस कॉर्पस केस बोला जाता है, मतलब पॉपुलरली नोन एज हैबियस कॉर्पस केस। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल डिटेंशन को वैलिड कर दिया था। ठीक है, कि कहा कि नहीं किया जा सकता, ये तो इमरजेंसी के टाइम की बात है। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था, बाद में इसे ओवररूल कर दिया गया था। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि इसको हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी बनी रहे। फिर एक केस आया था रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस से ही जो कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस है ना, उसका भी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, क्योंकि पहले क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट्स होती थी, फाइन होता था, है ना। अब इस केस के बाद में कॉम्पेंसेशन भी देना शुरू हो गया। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति को, मतलब ये जो थे इनको क्या हुआ, 14 साल के लिए एक्स्ट्रा, मतलब इनकी जो डिटेंशन का पीरियड था वो खत्म हो गया था, उसके बाद भी 14 साल तक इनको क्या किया गया, इनको डिटेंशन में रखा गया अनलॉफुली। ठीक है, तो जब इनको छोड़ा गया, जब हैबियस कॉर्पस रिट इश्यू हुई और इनको जब छोड़ा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन भी दिलवाया था इनको। ठीक है, कॉम्पेंसेशन भी अलाउ किया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन आपका बनता है प्री में, लास्ट टाइम भी यूपी में पूछा गया था 2018 में, कि हैबियस कॉर्पस का प्रोविजन आपको सीआरपीसी में कहाँ देखने को मिलता है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 97 जो है वो आपका हैबियस कॉर्पस की बात करता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब रेस जुडिकेटा जनरली हर जगह अप्लाई होती है, लेकिन रेस जुडिकेटा किस रिट पर अप्लाई नहीं होती है, हैबियस कॉर्पस रिट पर रेस जुडिकेटा नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट राइट आपका लिबर्टी है। अब अगर एक बार उसको क्वैश कर भी दिया गया, तब भी आप दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि आपकी तो लिबर्टी खतरे में है ना, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रेस जुडिकेटा इस पर अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट रेट कौन सी है, नेक्स्ट रेट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब, ये भी लैटिन टर्म है। ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मतलब अगर कोई पब्लिक बॉडी है, ये सिर्फ पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट इश्यू होती है। ठीक है, अगर कोई पब्लिक बॉडी है और उसकी एक ड्यूटी है कि वो ये काम करे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप गए कि आप ये काम करिए और उन्होंने नहीं की। ठीक है, मैंडेटरी ड्यूटी है, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, मतलब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाकर के ये रिट इश्यू करवा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगी किसको, उस पब्लिक बॉडी को, कि वो अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गई। मैंडेमस इट्स इजी ओनली। अब नेक्स्ट रेट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है, प्रोहिबिशन ये भी लैटिन टर्म है, दो प्रोहिबिशन इज एन इंग्लिश टर्म एज वेल। टू फॉरबिड मतलब मना करना, किसी को रोक देना। प्रिवेंशन का मतलब वही होता है ना, कि प्रिवेंट कर देना। प्रोहिबिशन तो वही हो गया ना, कि पहले ही किसी को मना कर दो कि नहीं आप ये काम मत करो, ये हार्मफुल है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी है, टू फॉरबिड मतलब मना कर देना। अब इट इज इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो ये किसी भी लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं इश्यू हो सकती है। ठीक है, इसमें जो हायर कोर्ट होगा वो या तो किसी लोअर कोर्ट को या फिर किसी ट्रिब्यूनल को, जो उसके अंडर आते होंगे। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ये, कि मतलब जो ऊपर की अथॉरिटी, ऊपर का कोर्ट है, वो नीचे वाले कोर्ट को मना करेगा कि नहीं यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड कर रहे हैं। मतलब आपके पास आपका जो अधिकार, जो क्षेत्राधिकार है, आप उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। मतलब ये तो क्षेत्राधिकार है ही नहीं आपका, आप कर कैसे रहे ये चीज, है ना। तो वहां पर प्रोहिबिट करती है जो हायर कोर्ट होगी वो। ठीक है, प्रिवेंट करेगी कि नहीं आप ये मत करिए। क्यों, क्योंकि ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, अब ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही सिर्फ इश्यू की जा सकती है। ठीक है, हायर कोर्ट के द्वारा इश्यू की जाएगी, किसके अगेंस्ट, किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब सेम ऐसी ही है सर्चरॉरी, जो इससे नेक्स्ट रिट है वो सर्चरॉरी है। इसमें क्या है, इसमें प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, पहले का काम है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें बाद का काम होता है। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। तो मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस एक्टिविटी की बात करता है कि नहीं आपने अपनी ड्यूटी नहीं की, आप उसको करो। ठीक है, क्योंकि आपने रिफ्यूज कर दिया ना करने से, तो आप उसको करो। इसमें क्या है, इसमें मना किया जा रहा है, इसमें इनएक्टिविटी, कि नहीं आप जो कर रहे हो वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, मत करो। ठीक है, तो वो प्रोहिबिट किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रेट है वो है सर्चरॉरी। ठीक है, सर्चरॉरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। इससे पहले हमने प्रोहिबिशन पढ़ी थी, जो कि प्रिवेंशन की बात कर रही थी, है ना, कि पहले रोक दो।
सर्चरी बाद की बात करती है, सर्टिफाई तो हम लोग हमेशा बाद में करते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो उसको जब वो डॉक्यूमेंट पूरा बन जाता है तभी सर्टिफाई किया जाता है ना, कि पहले ही कर दिया कि नहीं नहीं हम पहले ही सर्टिफाई कर देना, डॉक्यूमेंट बनवाते रहिए, नहीं। तो सर्टिफिकेशन का काम तो बाद में होता है, तो सर्टिफाई भी बाद में होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्योंकि हमेशा आपसे अगर मेंस में भी अगर 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ किया जाता है कि सर्चरी और आपका ये प्रोहिबिशन में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, मैं खुद बहुत कंफ्यूज रहती थी, तो इसको बहुत कायदे से समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। अब ये भी किसके द्वारा इश्यू होती है, हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, ठीक है। किस लिए इश्यू होती है, ग्राउंड कौन कौन से हैं, पहला ग्राउंड है एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर हायर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, अपना जो ज्यूरिसडिक्शन में वेस्टेड है उसको एक्सीड कर दिया है, मतलब उससे ज्यादा का, मतलब ज्यूरिसडिक्शन क्या था, 3 साल की सजा सुनाना, कोर्ट ने क्या सुना दी, 7 साल की सजा सुना दी, समझ रहे हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, मतलब उनके पास ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं उस चीज को करने का, और क्या किया, और कोर्ट ने उसको परफॉर्म कर दिया उस चीज को। जैसे आप 460 और 461 में जब जाते हैं ना, जहाँ पर प्रोसीडिंग्स विच विशिएट जो कुछ ऐसी ऑर्डर्स हैं जो विशिएट कर देते हैं प्रोसीडिंग को, कुछ ऐसे जो नहीं विशिएट करते हैं, तो सीआरपीसी में आप देखिएगा 460 और 461। तो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब हो गया कि आपके पास क्षेत्राधिकार था ही नहीं उस चीज को करने का, और आपने फिर भी अपनी पावर को वहां पर दिखा दिया, एक्सरसाइज कर दी, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, एरर ऑफ लॉ, मतलब आपने लॉ के, विधि के किसी पॉइंट पर क्या किया है, कोई गलती कर दी है, एरर कमिट कर दिया है, ठीक है, एरर कर दिया है। अब इन तीनों सिचुएशंस में हायर कोर्ट क्या कहेगा, हायर कोर्ट या तो लोअर कोर्ट से कहेगा कि आप जो, आपके पास जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसमें आप ये कर रहे हैं, वो केस हमें, मतलब या तो विड्रॉ कर लेगा, अपने पास ले लेगा कि हमको कर दो, मतलब कमिट कर दो, या फिर अपने आप लेने की भी उसके पास पावर है, ठीक है, कि अपने आप ले लिया, हम अब इस केस को देखेंगे, हायर कोर्ट ऐसा कर सकता है। या फिर जो प्रोसीडिंग यहाँ पर कर दी गई है लोअर कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उस प्रोसीडिंग को क्या कर सकता है, क्वैश कर सकता है, ठीक है। जो हायर कोर्ट होगा वो उस प्रोसीडिंग को क्वैश भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया 3 पॉइंट्स पे, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एरर ऑफ लॉ। हायर कोर्ट किसको करेगा, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, ठीक है। मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड, और क्या कर सकता है, या तो क्वैश कर देगा प्रोसीडिंग को, या फिर अपने पास ले लेगा, मतलब उस केस को विड्रॉ करके अपने पास ले लेगा और अपने आप उस मैटर को देखेगा, ठीक है, हायर कोर्ट, ठीक है। ये हो गई। अब बचती है एक, दैट इज को वारंटो, तो अब उसे भी देख लेते हैं। अब जो को वारंटो है, इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब किस अथॉरिटी से आप ये जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, किस अथॉरिटी से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी होता है ना, लोग सुनते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर ऑफिस था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस या फिर कोई भी जो भी परमानेंट कैरेक्टर का जो ऑफिस होगा ना, वही सिर्फ इस रेट के उसमें आएगा, एम्बियंस में, ठीक है। जो भी प्राइवेट कोई ऑफिस, इसमें प्राइवेट ऑफिस के लिए ये रेट इशू नहीं करवाई जा सकती है, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो जाकर के इस रेट को इश्यू करवा सकता है, अगर उसको लगता है कि ये जो पर्सन है, ये जो पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो उसने या तो वो उसके काबिल नहीं है, या फिर क्या उसने वो कोई भी 420 की है, ठीक है, हम लोग इन जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं ना, कि वो व्यक्ति ऐसे फ्रॉड कर रहा है, वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंस्पेक्टर हुई नहीं, लेकिन मैं इंस्पेक्टर बन के क्या कर रही हूँ, घूम रही हूँ, ठीक है, लोगों से पैसे लूट रही हूँ, 2 आईपीसी के अलग सेक्शंस लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर ये रिट भी इश्यू की जा सकती है कि किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, किस अथॉरिटी से आप ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं और ये पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ भी करता है कि कोई पब्लिक ऑफिस को एंजॉय कर रहा है, उसकी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है बिना उस ऑफिस को होल्ड किए, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एग्जाम, मतलब आप जब क्या एडमिशन लेते हैं तो आप एंट्रेंस देते हैं, हमारे मतलब जुडिशरी का देख लीजिए, जुडिशरी हो गया आपका, एपीओ हो गया आपका, या फिर यूपीएससी हो गया, ये जितने भी आपके जो एग्जाम्स हैं, आप एग्जाम्स लिखते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तब आपका रिकमेंडेशन होता है ना। अगर वो बिना दिए ही आप कहीं पर जज बन के बैठ गए, ठीक है, तब क्या होगा, तब यही तो आएगा ना कि आप किस अथॉरिटी से बैठे हैं यहाँ पर। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर कोई पब्लिक ऑफिस की बात हो रही है और कोई व्यक्ति जो उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, अगर वो नहीं है उस व्यक्ति के पास,
तो अब क्या हो सकता है, तब ये रिट इश्यू करके उससे पूछा जा सकता है कि किस अथॉरिटी या वारंट से आप यहाँ पर ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं या ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई आपकी ये 5 रिट्स थी, आपका आर्टिकल 32 ये था। अब इसके साथ ही हमारा फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है पार्ट 3 वो खत्म होता है। अब हम लोग ब्रीफ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे, क्योंकि वो प्री का बेसिकली पार्ट है आपका। ठीक है, जो मेंस को लेकर के होगा वो मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको, तो उसको हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। उसके बाद जो आगे मेंस को लेकर के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।